नमस्कार, स्वागत है। मैं हूं दिनेश अवस्थी। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम। दरअसल आबादी पर आर पार में आज हम बात करने वाले हैं। जी हां, ये वही मसला है जिस पर इन दिनों देश की सियासत गर्माहट है। देश में बढ़ती बेहताशा आबादी पर कंट्रोल कैसे हो, इस पर गहन मंथन चल रहा है और जनसंख्या नियंत्रण के लिए कानून की मांग उठने लगी है। उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश में नई जनसंख्या नीति बना चुका है और असम में इसका ड्राफ्ट भी तैयार हो चुका है। राज्यसभा में प्राइवेट बिल आने के बाद अब बारी है मध्य प्रदेश की और मध्य प्रदेश में भी इसकी मांग उठने लगी है और इसके साथ ही इस पर सियासी बहस भी छिड़ चुकी है। ये कैसी बहस है और आबादी पर सियासत में क्यों ये बहस हो रही है, इस पर, इसी हालात पर, इसी मसले पर आज हम बात करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले हम आपको एक तस्वीर दिखाने वाले हैं, एक वीडियो दिखाने वाले हैं। इसमें आप समझ पाएंगे कि मध्य प्रदेश में ये कैसी तकरार मची है। देश में बढ़ती जनसंख्या के मुद्दे पर बहस तेज हो गई है। असम में इसका ड्राफ्ट तैयार करने, उत्तर प्रदेश में नई जनसंख्या नीति और राज्यसभा में प्राइवेट बिल आने के बाद अब मध्य प्रदेश में भी इसकी मांग उठने लगी है। मध्य प्रदेश से भाजपा के विधायक रामेश्वर शर्मा ने सीएम को पत्र लिखकर कहा है कि प्रदेश में कानून बनाकर जनसंख्या को नियंत्रित करने की आवश्यकता महसूस हो रही है। बढ़ती हुई जनसंख्या प्रदेश के विकास, सुशासन एवं सुरक्षा के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। उन्होंने कहा कि 10 सालों में लगभग 1.5 करोड़ से अधिक जनसंख्या की बढ़ोतरी हुई है, जो कि पश्चिमी देशों से कई अधिक है। इसीलिए राज्य में जनसंख्या नियंत्रण कानून लागू होना चाहिए, क्योंकि ये सुरक्षा, विकास और सुशासन के लिए अति आवश्यक है। जनसंख्या वृद्धि के कारण प्रदेश में लगातार आबादी का अनुपात बढ़ता जा रहा है। मध्य प्रदेश की सुरक्षा के लिए, मध्य प्रदेश की समृद्धि के लिए, मध्य प्रदेश के विकास के लिए और मध्य प्रदेश के सुशासन के लिए यहाँ भी आवश्यक है कि जनसंख्या नियंत्रण कानून लागू होना चाहिए। क्योंकि हम आखिर बच्चों को पैदा करके सड़क पर छोड़ने थोड़ी है। बच्चों का उज्जवल भविष्य बनाने के लिए बच्चे पैदा किए जाएं। बच्चे पढ़ें, लिखें, आगे बढ़ें, रोजगार मिले, नौकरियां मिले, सम्मानजनक उद्योग मिले, वो सम्मान की जिंदगी जिए। और इसलिए इस पर विचार करने की आवश्यकता है। तो एक बार मध्य प्रदेश को भी जनसंख्या नियंत्रण कानून पर बनाने की पहल करना, ऐसा हमने आग्रह माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी से पत्र लिखकर किया। बीजेपी जनसंख्या नियंत्रण कानून की मांग कर रही है तो कांग्रेस के नेता इस पर एक राय नहीं है। कांग्रेस के कई नेता जहां जनसंख्या नियंत्रण कानून का समर्थन कर रहे हैं, वहीं भोपाल मध्य से कांग्रेस के विधायक आरिफ मसूद का इसके विरोध में बयान सामने आया है। आरिफ मसूद ने कहा है कि जब पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने जनसंख्या कानून लाने की बात की थी, तब उमा भारती ने इसका विरोध किया था। मसूद ने कहा कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने भी खुद इस कानून का बदला और रद्द किया था। मसूद ने कहा कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी खुद इस कानून को बदला है और रद्द किया था। उन्होंने कहा कि अब आरएसएस को दलित और आदिवासी खटक रहे हैं। विधायक ने दलील देते हुए कहा कि बीजेपी के सामने अल्पसंख्यक नहीं है, बल्कि आदिवासी और दलित टारगेट पर है। ये आरएसएस की विचारधारा पर काम कर रहे हैं और आरएसएस के एजेंडे के ऊपर ये चल रहे हैं, क्योंकि आरएसएस को अब दलित और आदिवासी वर्ग खटक रहा है। और ये जो टारगेट किया जा रहा है, ये दलित और आदिवासी को किया जा रहा है। क्योंकि गांव देहात के अंदर एक एक घर में दलित परिवार के यहाँ 6-6, 8-8 बच्चे होते हैं। वो उन्हीं के ऊपर निर्भर होते हैं। उनका मानना होता है, गाँव का एक नारा होता है, हमारी औलाद हमारी लाठी। तो ये उसके ऊपर प्रहार कर रहे हैं। बेतहाशा बढ़ती आबादी राष्ट्रीय समस्या बन चुकी है। इसके नकारात्मक प्रभावों का पता सभी को है, लेकिन इसके बाद भी जनसंख्या नियंत्रण कानून पर राजनीतिक सहमति बनती नहीं दिख रही है। इसकी एक वजह शायद ये है कि कुछ लोग इसे धर्म और संप्रदाय से जोड़कर देख रहे हैं और सियासत में बात जहां धर्म संप्रदाय पर पहुंच जाए, वहां जनहित की बातें हाशिए पर चली जाती है। यही वजह है कि कई दल जनसंख्या नियंत्रण कानून के विरोध में आ गए हैं। स्वदेश न्यूज के लिए विवेक राणा की रिपोर्ट। तो मध्य प्रदेश से भाजपा के विधायक रामेश्वर शर्मा ने यह बयान दिया है और उन्होंने पत्र लिखा है मुख्यमंत्री को बकायदा कि प्रदेश में कानून बनाकर जनसंख्या को नियंत्रण करने की आवश्यकता महसूस हो रही है। और दरअसल जो बढ़ती हुई जनसंख्या है वो प्रदेश के विकास, सुशासन, सुरक्षा सबके लिए बड़ी चुनौती है, ऐसा उन्होंने उस पत्र में जाहिर किया है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा था कि 10 सालों में लगभग 1.5 करोड़ से अधिक जनसंख्या की बढ़ोतरी हुई है और पश्चिमी देशों से ये कहीं ज़्यादा अधिक है। इसीलिए अब राज्य में जनसंख्या नियंत्रण कानून लागू हो जाना चाहिए। और आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में ये
प्रक्रिया तैयार हो चुकी है और आसाम में भी इसका ड्राफ्ट तैयार किया जा रहा है, तो वहीं अब मध्य प्रदेश में इसकी मांग उठने लगी है। साथ ही उन्होंने कहा कि सुरक्षा, विकास, सुशासन के लिए ये बहुत ही आवश्यक है। जनसंख्या वृद्धि के कारण प्रदेश में लगातार आबादी का अनुपात बढ़ता जा रहा है। ये तमाम बातें उन्होंने कही हैं। इस विषय को लेकर आज हम चर्चा करने वाले हैं। मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मेहमानों से मैं आपका परिचय करा दूं। हमारे साथ गुलरेज शेख साहब प्रवक्ता हैं बीजेपी से और राम पांडे प्रवक्ता हैं कांग्रेस से। दोनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। आबादी पर सियासी तकरार मच रही है। सबसे पहले गुलरेज शेख जी, आपसे सवाल है, किस तरह से आप देखते हैं ये कितना सही है? जैसे उत्तर प्रदेश में उन्होंने लागू कर दिया, असम में तैयारी चल रही है, मध्य प्रदेश में जिस तरह से रामेश्वर शर्मा जी ने एक पत्र लिखा है, उसके अलावा नरोत्तम मिश्रा भी कई बार ये कह चुके हैं कि हम इसकी तैयारी करेंगे, इस पर चर्चा करेंगे। तो आपको क्या लगता है मध्य प्रदेश में ये कितना जरूरी है और सरकार इसको लेकर के कितना सही मंसूबे पर है कि इसको लागू करने की तैयारी करे? ये विषय है, ये पॉलिटिकल विषय तनिक भी नहीं है, ये एक सामाजिक विषय है, विकास का विषय है। क्योंकि कोई भी देश हो, कोई भी प्रदेश हो, संसाधन जो होते हैं वह सीमित होते हैं। तो आप असीमित संसाधन नहीं रख रहे हो, सीमित जनसंख्या और सीमित संसाधन प्रगति के मार्ग को प्रशस्त करते हैं। तो उसी दिशा में हम भी आगे बढ़ना चाहते हैं। पार्टी में भी कई जगह पर, कई हलकों में और कई हमारे वरिष्ठों के द्वारा ये बात हो रही है, तो डेफिनेटली पार्टी भी सब विचार करेगी और जो सरकार भी विचार करेगी। और आप पूछ रहे हैं उत्तर प्रदेश के विषय में, तो डेफिनेटली उत्तर प्रदेश समेत जो पूरी हिंदी पट्टी है उसका जो जिसको कहते हैं प्रजनन दर, एवरेज पर प्रजनन दर है भारत का 2.3, लेकिन जो हमारा हिंदी बेल्ट है उससे इससे कई ज्यादा आता है। जिसमें सबसे ज्यादा आता है बिहार का, फॉलोड बाय उत्तर प्रदेश। बिहार है 3.4, उत्तर प्रदेश है 3.1 या 3.2 पर। मध्य प्रदेश से भी कम है, 2.7 के आसपास है, लेकिन उसका मध्य प्रदेश का भी 2.3 जो एवरेज नेशनल दर है उससे ज्यादा है। तो डेफिनेटली सरकार को इन सब संबंधों पर विचार करना है। सरकार विचार कर रही है, लेकिन जिस प्रकार की राजनीतिक वाणियां सुनने को आ रही है, कभी दिग्गी राजा कुछ कहते हैं, कभी आरिफ मसूद साहब कुछ कहते हैं, तो ये एक सामाजिक विषय को राजनीतिक रंग देकर अपनी राजनीति निखारने की कोशिश है। और सीधे सीधे दिग्विजय सिंह जी का जो वक्तव्य आ रहा है, तो उसमें तो आपको राम जी से पूछना चाहिए कि दिग्विजय सिंह जी ने अगर पहले बताया था, उसके बाद 10 वर्ष तक के केंद्र में वो यूपीए की सरकार रही, तो क्या दिग्विजय सिंह को कोई भाव नहीं देता है या उनकी औकात नहीं बची है कि उनकी बात को कोई ध्यान दिया जाए? लेकिन बड़ी स्पष्टता में कहना चाहता हूं, इसके पॉलिटिकल रेमिफिकेशन क्या है। ये दिग्विजय सिंह जी जो कह रहे हैं ना, ये बीजेपी के लिए नहीं कह रहे कोई भी बात, ये कह रहे हैं कमलनाथ जी के लिए। क्योंकि अभी आप देखिए कि जो प्रदर्शन भी किया था उन्होंने, वह भी कमलनाथ जी और कांग्रेस हाईकमान को एक मैसेज दिया था, बीजेपी को नहीं दिया था। क्योंकि कमलनाथ जी जो है वो एयर कंडीशनर के बाहर कभी निकल नहीं सकते। उनकी पॉलिटिकल विजडम जो है वो गांधी परिवार को बिल्कुल मैनेज करने में रहती है, उससे ज्यादा पॉलिटिकल विजडम नहीं है। तो वो कहीं ना कहीं सिखा रहे हैं, दिखा रहे हैं कि विपक्ष के तौर पर क्या क्या करना चाहिए, कमलनाथ जी नहीं कर रहे। तो उनकी जो दृष्टि केंद्रित है ना दिग्विजय सिंह जी की, वह अपने व्यक्ति को प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी पर बिठाने की है। और अभी कमलनाथ जी दो पोस्ट लेकर बैठे हैं, लीडर ऑफ अपोजिशन भी और प्रदेश अध्यक्ष भी। तो दिग्विजय सिंह जी चाहते हैं किसी तरह से कमलनाथ जी से कि एक कुर्सी छीन ली जाए और अपने व्यक्ति को बिठा ली जाए। तो कांग्रेस की आंतरिक राजनीति चल रही है, इसीलिए इस प्रकार की बातें आ रही हैं। चलिए राम पांडे जी, आप किस तरह से लेते हैं तमाम तरह से जो विरोध किया जा रहा है, इस तरह के बयान सामने आ रहे हैं, किस तरह से देखते हैं इस पूरे मुद्दे को? देखिए, जनसंख्या जो वृद्धि है वो हमारे देश की एक बहुत बड़ी समस्या है, लेकिन जनसंख्या वृद्धि ही समस्या है ऐसा नहीं है। जब देश स्वतंत्र हुआ था 1947 में, तो हमारे देश की जनसंख्या थी करीब 33 करोड़। उस समय जो गरीबी थी देश में वो आज से ज्यादा थी। उस समय जो बेरोजगारी का जो प्रतिशत था वो आज से ज्यादा था। उस समय जो साक्षरता प्रतिशत था वो 14-15% के आसपास था। आज जो साक्षरता प्रतिशत है 80% है। उस समय जो एवरेज बच्चे पैदा होते थे वो 6-7 होते थे। आज जो मैक्सिमम है जो बिहार का है, अभी गुलरेज जी ने भी बताया, वो 3 के आसपास का है और जो देश का है वो 2.5 के आसपास का है। तो जैसे जैसे हमारे देश में साक्षरता बढ़ी है
वो जनसंख्या वृद्धि में लोगों ने खुद ने कंट्रोल करना शुरू कर दिया। और आप देखना पूरे देश में जो लोग ज्यादा पढ़े लिखे हैं, ज्यादा समझदार हैं, उनके यहाँ बच्चों की संख्या कम मिलेगी। और ये जो कानून में बताया जा रहा है कि आप चुनाव नहीं लड़ सकते, ये नहीं कर सकते, और जिनके लिए ये बोला जा रहा है वो लोग पहले से ही सावधान हैं। 2001 से 9 राज्यों में ये पहले से ही चल रहा है कि 2 से ज्यादा बच्चे होंगे तो आप नहीं लड़ सकते। तो जितने भी राजनेता हैं, समाज सेवी हैं, जागरूक लोग हैं, वो पहले से ही बच्चे कम पैदा कर रहे हैं। तो जनसंख्या नियंत्रण के लिए हमारा फोकस चाहिए जहां लोग कम पढ़े लिखे हैं, जहां साक्षरता का प्रतिशत कम है, जहां ज्ञान की कमी है, उन लोगों पर हमें फोकस करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। और साथ ही साथ आज हमारे देश की जनसंख्या 136 करोड़ पहुंच गई है। 136 करोड़ में से मान के चलिए कि 36 करोड़ लोगों के पास ठीक ठाक काम है। 100 करोड़ लोग ऐसे हैं जिसमें से 50 करोड़ लोग 6 महीने बैठे रहते हैं, उनके पास कोई काम नहीं है। 50 करोड़ में से 25 करोड़ ऐसे हैं कि उनको 3 महीने का ही काम मिलता है। और उसमें से भी 15-20 करोड़ तो ऐसे हो गए कि उनको साल भर में कोई काम ही नहीं है। जब 25 करोड़ के आसपास लोग ऐसे बैठे हैं जो काम ही नहीं है जिनके पास, और ये टोटल जो जनसंख्या है 100 करोड़ के आसपास है, जब हम इनका सदुपयोग नहीं करेंगे, जब हम इनसे काम नहीं लेंगे। आज चीन की जनसंख्या हमसे ज्यादा है, लेकिन चीन क्या कर रहा है कि अपने लोगों से काम ले रहा है, उनको स्किल डेवलपमेंट की ट्रेनिंग दे रहा है। आज हमारे देश में इतनी जनसंख्या है, लेकिन हमें कारपेंटर की जरूरत पड़ जाए तो बड़ी मुश्किल से मिलता है, हमें इलेक्ट्रीशियन की जरूरत पड़ जाए तो बड़ी मुश्किल से मिलता है, प्लम्बर की जरूरत पड़ जाए तो बड़ी मुश्किल से मिलता है। तो हमें लोगों को ट्रेनिंग देने की जरूरत है स्किल डेवलपमेंट की। 7 साल से बात चल रही है, कांग्रेस सरकार ने स्किल डेवलपमेंट के प्रोग्राम शुरू किए थे, काफी अच्छे परिणाम आए थे। और जो देश में गरीबी का जो प्रतिशत था, 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से मध्यम वर्गीय में आए। तो जब गरीबी रेखा से मध्यम वर्गीय में आते हैं, इसका मतलब साथ ही साथ साक्षरता प्रतिशत बढ़ रहा है। तो जैसे जैसे ज्ञान बढ़ेगा, लोगों को रोजगार मिलेगा, लोग साक्षर होंगे, अपने आप जनसंख्या वृद्धि कम हो जाएगी। और जनसंख्या वृद्धि के साथ साथ यदि आप लोगों को रोजगार नहीं देते हैं तो क्या हाल होता है, ये आप वर्तमान में समय में देख रहे हैं। क्या हो रहा है कि हर आदमी को काम नहीं मिल रहा है, तो सरकार को हर आदमी से टैक्स नहीं मिल रहा है, गिने चुने लोगों से टैक्स मिलता है तो उनका खून चूसा जा रहा है। एक महंगाई कहां जा रही है, इसी कारण जो जनसंख्या वृद्धि है, और साथ ही साथ आप लोगों को काम नहीं दे पा रहे हैं। सबसे बड़ी समस्या है, लोगों को आप काम नहीं दे पा रहे हैं, उसका असर महंगाई पर हो रहा है। और महंगाई के असर के कारण क्या हो रहा है, आम आदमी की हालत क्या हो गई है, आज वो आत्महत्या करने पर मजबूर हो गया है। यहां तक कि बेरोजगार बैठे हुए हैं तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो अपराध की तरफ भी लोग जा रहे हैं। तो वर्तमान में जो स्थिति है वो ये है, जनसंख्या नियंत्रण भी जरूरी है, साथ ही साथ सबको रोजगार देना भी जरूरी है। जनसंख्या नियंत्रण भी जरूरी है, रोजगार भी जरूरी है, संतुलन के साथ में। संतुलन के साथ इतनी जनसंख्या नियंत्रण ना कर दो कि हमारे देश में केवल बुजुर्ग नजर आए, जवान नजर ही नहीं आए। जब आर्मी को जवान लोगों की जरूरत पड़ जाए तो लोग ना मिले। तो एक संतुलन ऐसा होना चाहिए, बिल्कुल संतुलन बनाने की जरूरत है, और रोजगार भी जरूरत है, और जनसंख्या नियंत्रण पर भी जरूरत है हमें कोई ऐसा ठोस कदम उठाने की या उस पर काबू पाने की। गुलरेज साहब, आरिफ मसूद ने कहा है कि जब पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने जनसंख्या कानून लाने की बात कही थी तब उमा भारती ने इसका विरोध किया था, और शिवराज सिंह ने खुद इस कानून को बदला था और रद्द कर दिया था, और अब आप फिर इसी मसौदे को लेकर बहाबाही बटोरने के लिए आ गए हैं, और फिर अगर इसका कोई विरोध कर रहा है तो आपको बुरा लग रहा है। देखिए, आज के समय तो इन लोगों को समर्थन करना चाहिए। यदि दिग्विजय सिंह जी उस समय चाहते थे और उस समय हमारा विरोध क्यों होता था, आप समझिए कि कांग्रेस जब भी जनसंख्या का नियंत्रण की बात करती है ना, तो फिर हमको तुर्कमान गेट याद आता है, हमको जो जामा मस्जिद एरिया याद आता है, जिस प्रकार से नारे लगे थे कि नसबंदी के 3 दलाल इंदिरा, संजय, बंसी लाल। तो ये जब भी बात करते हैं जनसंख्या नियंत्रण की, तो ये फर्क वाली बात नहीं करते। इनका तरीका कैसा होता है कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को, एसपी को आपने टारगेट दे दिए, आपने स्टेशन मास्टर को टारगेट दे दिए कि 16 साल का बच्चा भी पकड़ा जाए ट्रेन में विदाउट टिकट चलते हुए तो
पकड़ के नसबंदी कर दी, टारगेट पूरे कर दिए। हम जो नसबंदी वाली बात नहीं कर रहे हैं, हम जनसंख्या कंट्रोल कैसे ला रहे हैं कि पर्क्स दिए जाए, कम जनसंख्या होती है, कम बच्चे होते हो तो उसको लाभ दिया जाए, और ज्यादा वालों को कहीं ना कहीं, जिसको कहते हैं कि सरकार जो एक्स्ट्रा चीजें देती है अपनी तरफ से, उससे रोका जाए। किसी को भी ये नहीं किया जा रहा है जिसको 4 साल जेल में डाल दी जाएगी या इसकी नसबंदी पकड़ के कर दी जाएगी। ये जब लाने की बात करते हैं तो इनका तरीका वो बर्बर तरीका होता है, इसलिए डर लगता है कि कांग्रेस की जितनी सरकारें होती है इस प्रकार से कुछ करती है, क्योंकि हमारे सामने एक नियर हिस्ट्री है। हमने इमरजेंसी के समय देख लिया कि संजय गांधी, जो कि इनके गांधी परिवार से ही थे, इंदिरा गांधी जो कि प्रधानमंत्री थी, किस प्रकार से छोटे छोटे 10-10, 12-12 साल के बच्चों की और 70-80 साल के बुजुर्गों को तक की नसबंदी कर दी गई। जिन लोगों का विवाह नहीं हुआ था उनकी तक की नसबंदी कर दी गई और टारगेट अचीव कर लिए गए। तो इनके कहने से कोई भी नहीं चाहेगा कि इनकी सरकार के अंतर्गत कोई भी इस प्रकार का प्रोग्राम लाया जाए जिस पर जोर जबरदस्ती हो। आप देखिए कि ये जो ड्राफ्ट आया है जनसंख्या पॉपुलेशन कंट्रोल का उत्तर प्रदेश में, इसमें सब कुछ अपनी मनमर्जी से इंसेंटिव देके और डिसइंसेंटिव करके, इंसेंटिव एंड डिसइंसेंटिव मतलब कुछ करता है तो उसको एक्स्ट्रा कुछ दिया जाए, ये करके लोगों को प्रोत्साहित करने का तरीका है। तो इसमें तो ये, इसमें तो समाज को लाभ ही लाभ है, लेकिन इनका तरीका जो होता है कि डंडा मारो जनसंख्या कंट्रोल करो, वो भैया हम नहीं चाहते, न कम करेंगे हम कभी। राम जी, जिनके हिसाब से तो संजय गांधी ने जो बच्चे पैदा नहीं हुए थे ना, उनकी भी नसबंदी कर दी थी। आप तो जानते हैं, पूरा देश जानता है, दुनिया जानती है कि भारतीय जनता पार्टी एक झूठ को 100 बार बोलना चाहती है और वो उसको सत्य साबित करना चाहती है। संजय गांधी मेनका गांधी के पति थे और वरुण गांधी के पिता थे, और वो जो फैमिली प्लानिंग, यदि ये भारतीय जनता पार्टी उनका विरोध नहीं करती तो इनको जनसंख्या नियंत्रण की बात नहीं करना पड़ती। और ये जनसंख्या नियंत्रण अभी से नहीं, 1952 से चल रहा है, फैमिली प्लानिंग 1952 से चल रही है, और इसी कारण जनसंख्या वृद्धि जो है वो 3 गुना कम हो चुकी है, 3 गुना कम हो चुकी है, इसे फैमिली प्लानिंग और अवेयरनेस के कारण। और ये जो अभी कानून लाया जा रहा है राज्यों में, एक्चुअल में जो लोगों के यहाँ बच्चों का प्रोडक्शन ज्यादा हो रहा है उन लोगों तक ये बात नहीं पहुंच पाती, और जिन लोगों को चुनाव लड़ना है, जिन लोगों को फायदे लेना है, वो 2 से बच्चे ज्यादा पहले से ही पैदा नहीं कर रहे हैं, वो लोग जागरूक हैं। और ये समस्या किसी एक प्रदेश की नहीं है, हर प्रदेश की है। अब हर प्रदेश में अलग कानून आए, इससे अच्छा है कि संसद में कानून आना चाहिए। अब रामेश्वर शर्मा शिवराज जी को लेटर लिख रहे हैं, इसके बजाय मोदी जी को लेटर लिखे कि जनसंख्या नियंत्रण जरूरी है, लेकिन पूरे देश में जरूरी है, एक रूपता जरूरी है, इतनी भी ना कम हो जाए कि हमारे देश में सारे बुजुर्ग नजर आए और सारे जवान खत्म हो जाएं। एक संतुलित ड्राफ्ट बने, संतुलित कानून बने, और साथ ही साथ बहुत ज्यादा जरूरत है लोगों को काम देने की। अभी हम जनसंख्या नियंत्रण की क्यों बात कर रहे हैं? क्योंकि देश में चारों तरफ गरीबी नजर आ रही है, चारों तरफ कुपोषित लोग नजर आ रहे हैं, चारों ओर भुखमरी नजर आ रही है, और उसका इन तीनों चीजों का कारण है कि हम लोगों के हाथ में काम नहीं दे पा रहे हैं, लोग फालतू बैठे हैं, हमारी नीतियां सही नहीं है। हम कह देते हैं मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया, डिजिटल इंडिया, आत्मनिर्भर इंडिया, पता नहीं, लेकिन उस दिशा में हम काम नहीं करते हैं। जब हम कहते हैं कि हमें 2022 तक 5 ट्रिलियन इकोनॉमी करना है, तो उस दिशा में हमें काम करना होता है। सारी रैलियां छोड़कर, सारे चुनाव प्रचार छोड़कर हमें काम करना होता है। जब हम कहते हैं कि भाई बुलेट ट्रेन हमने स्टार्ट करा दी, पंजाब के प्रधानमंत्री को बुला लिया, 4 घंटे हरिद्वार में पूजा करा दी, तो फिर वो बुलेट ट्रेन आज 5 साल करीब हो गए, 6 साल हो गए, वो बुलेट ट्रेन अभी कंप्लीट क्यों नहीं हुई? तो यदि आप विकास करेंगे तो ये जनसंख्या नियंत्रण आपको दिखाई देगा। आज क्या हो रहा है, हमें जनसंख्या ज्यादा क्यों दिखाई देती है कि 50 साल पहले जो मार्केट बना था उसकी एक अवधि थी कि जो 50 साल में भर जाएगा, तो आपको नए मार्केट बनानी चाहिए। आज किसी शहर में 2 मंडियां हैं तो आपको 20 मंडियां बनानी चाहिए। शहर में 1 सराफा बाजार है तो आप 20 सराफा बाजार बना दीजिए। शहर में जितने भी मार्केट है उनकी संख्या 20 गुना कर दीजिए, आपको जनसंख्या कंट्रोल दिखाई देगी। क्या हो गया है कि जनसंख्या ज्यादा है, मार्केट की संख्या आप बढ़ा नहीं रहे, सड़कों का चौड़ीकरण आप कर नहीं रहे, ट्रैफिक व्यवस्था आप सुधार नहीं रहे, इसलिए आपको जनसंख्या ज्यादा दिखाई देती है। मैं बार बार कह रहा हूं, जनसंख्या नियंत्रण से ज्यादा जरूरी है हमें अपने काम पर फोकस करना, अपनी नीयत पर फोकस करना, विकास कार्यों पर ध्यान देना,
व्यापार को बढ़ावा देना, भाई व्यापार बढ़ेगा, उद्योग धंधे बढ़ेंगे, तभी तो लोगों को काम मिलेगा। आज इतने लोग बेरोजगार बैठे हुए, मैं कहता हूँ सबको प्लांटेशन का काम दे दीजिए, पूरे देश में पेड़ लगा दिए जाएं। पेड़ लगाना एक ऐसी चीज है कि सारी समस्याओं का लगभग वो समाधान है। पेड़ लगेंगे, फलदार वृक्ष लगाइए, आयुर्वेदिक वृक्ष लगाइए, बिल्कुल बिल्कुल ऑक्सीजन मिलेगी, राम जी, वातावरण मिलेगा। हम राम लोगों पांडे ने जी, मनरेगा मैं बता रहा हूँ, मनरेगा स्कीम जब शुरू की थी, इन लोगों ने क्या विरोध किया था कि गड्ढे राम जी, खोदेंगे। आज वही गड्ढे वाटर रिचार्जिंग का काम कर रहे हैं। राम जी, बिल्कुल तालाब का बिल्कुल काम कर रहे आपने जो मसौदा बताया है वो भी बेहद चिंताजनक है और उसको लेकर अपन एक विशेष प्रोग्राम अलग से करेंगे, क्योंकि वो इन विषयों को लेकर के भी चर्चा जरूरी है। लेकिन आज जनसंख्या को लेकर के हम बात कर रहे हैं। दरअसल एक स्थिति देखी जाती है कि अगर कोई ऐसा मुद्दा उठाया जाता है, आपने कहा हम समर्थन करते हैं, बहुत अच्छी बात है, इस पर कंट्रोल होना चाहिए, लेकिन इसका धार्मिकीकरण कर दिया जाता है, तब स्थिति उन्माद की पैदा हो जाती है। इसको हिंदू और मुसलमानों के बीच में इस तरह के कानूनों को बांट दिया जाता है, तब स्थिति बिगड़ जाती है। सब फालतू की बकवास है। सरकार को केवल विकास कार्यों और देश के लिए क्या अच्छा है, कांग्रेस क्या बोल रही है, बीजेपी क्या बोल रही है, ये साक्षी महाराज क्या बोल रहे हैं कि 4-4 बच्चे पैदा करो, प्रज्ञा ठाकुर क्या बोल रही हैं कि आप तो लगातार बच्चे पैदा करो, एक और शादी है यूपी की, वो कहती हैं अनगिनत बच्चे पैदा करो। तो इन पर ध्यान देने के बजाय देश के लिए क्या अच्छा है, समाज के लिए क्या अच्छा है, उस पर फोकस किया जाना चाहिए। क्या कांग्रेस के कहने या साक्षी महाराज के कहने से या आलतू फालतू कोई कुछ कह रहा है तो उससे हमें विकास के रास्ते नहीं रोकना चाहिए। यदि जनसंख्या नियंत्रण जरूरी है, सरकार में यदि ज्ञान है, थोड़ी सी भी अकल है, सरकार की जो ट्यूबलाइट है वो बहुत देर बाद जलती है। हम 1952 में जाग गए थे, आज ये 2021 में जागने की बात कर रहे हैं। चलिए उनसे पूछ लेते हैं। गुलरेज जी, गुलरेज जी, 1952 से विरोध किया था, आज इनकी ट्यूबलाइट गुलरेज जी, जैसा कि राम जी ने कहा कि आपके ही पार्टी के लोग चिल्लाते हैं कि 5-5 बच्चे पैदा करो, अनगिनत बच्चे पैदा करो, और फिर अब आप जनसंख्या को भी लेकर के ज्ञान दे रहे हैं कि इसका कानून बनवाएंगे, हम इसको लेकर के पालन कराएंगे, बच्चे पैदा कम करना चाहिए, और कई ऐसे बयान भी आते हैं जिनके बीजेपी नेता समर्थन भी करते हैं। असम के मुख्यमंत्री खुद कहते हैं कि मुसलमान ज्यादा बच्चे पैदा करते हैं। तो ये स्थिति आप लेकर आते हो और आप ही इस पर विवाद पैदा करवा रहे हो। है भारतीय जनता असम के जो मुख्यमंत्री ने कहा, उन्होंने बहुत सारी स्कीम्स मुस्लिम समाज के अपलिफ्टमेंट के लिए बनाई है। उस समय उन्होंने कहा तो आपने इतनी सारी चीजों के बीच में से एक लाइन कुछ उठा लिया और उसको मीडिया ने फॉरवर्ड कर दिया, और हमारे कोई नेता कुछ कहते हैं तो वो भारतीय जनता पार्टी का आधिकारिक स्टैंड नहीं है, बीजेपी का स्टैंड वह होता है जो हमारा राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे कहे, प्रदेश अध्यक्ष कहे, राष्ट्रीय पदाधिकारी करे या फिर प्रवक्ता कहे। जैसे मैं अभी बात कर रहा हूं तो ये पार्टी बोल रही है, भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश बोल रही है। अभी हमारे कांग्रेस के मित्रों ने जितनी भी बात की उसमें सब इधर उधर की बात की। मैं जब भी बैठता हूँ पूरा डाटा लेकर अध्ययन करके बैठता हूँ। अभी भाई ने बताया कि केंद्र सरकार क्यों नहीं इस पर कानून बना लेती, लॉ कमीशन उसके ऊपर जो नेशनल लॉ कमीशन है विचार करेगी, और लेकिन वो बहुत कुछ सोचना पड़ेगा। तो इसलिए प्रांतों के हिसाब से तो करना ज्यादा आसान हो सकता है। क्यों हो सकता है, मैं आपको थोड़ा आंकड़े सामने रखूंगा। देखिए दुनिया भर में ये माना जाता है और WHO भी मानती है कि स्वस्थ आंकड़ा जो होता है प्रतिशत जो प्रजनन दर का, वो होता है 2.1 प्रति महिला के हिसाब से 2.1 माना जाता है। अब आप हिंदुस्तान के अलग अलग प्रांतों को देखिए एक तरफ है बिहार जो है 3.4 के रेट से बढ़ रहा है, उत्तर प्रदेश में 3.1 के रेट से बढ़ रहा है, फिर उसके मध्य प्रदेश 2.6 के रेट से बढ़ रहा है, केरला 1.8 से बढ़ रहा है, जम्मू एवं कश्मीर की बात करें तो 1.7 से बढ़ रहा है, दिल्ली की बात करो आप तो दिल्ली जो है 1.6 से बढ़ रहा है, मतलब जो हेल्दी रेट है उससे भी कम बढ़ रहा है। तो कुछ प्रांत जो है वो हेल्दी रेट से बहुत ज्यादा, जैसे यूपी बिहार हुआ, वो हेल्दी रेट से बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं, मध्य प्रदेश कुछ हद तक हेल्दी रेट से ज्यादा बढ़ रहा है, जबकि दक्षिण भारत के अधिकतर जो प्रांत हैं जो हमारे नॉर्थ ईस्ट से एक्सेप्ट मिजोरम, लेकिन मिजोरम बहुत छोटा है इसलिए इसकी बात नहीं कर रहा, वो जो है वो हेल्दी रेट से भी कम पर बढ़ रहे हैं। तो केंद्र एक कानून यदि बना लेता है तो उसे बहुत सारी चीजों को सोचना
होगा कि किस प्रकार से सबको सांस लेना है। लेकिन यदि एक एक राज्य करता है तो थोड़ा आसान होगा। लेकिन मुझे लगता है कि केंद्र का भी जो नेशनल लॉ कमीशन ऑफ इंडिया है इन सब चीजों पर विचार कर रहा है कि सबको समावेश करके कैसे हो सके। तो यह उत्तर है मेरा भाई को। लेकिन भाई ने सारी बातें की ना, इधर उधर की सब बातें कर दी। ये 1951 से आप जाग चुके हो, हमारी पार्टी बनी थी, जनसंघ जो बनी थी वो 1952 से बनी थी। और हम क्या बात करते हैं, हम तो वो बात करते हैं ना कि समाज का उत्थान किसमें हो सके, समाज का विकास किसमें हो सके। और सबसे पहले देश को इन टोटल सामने रखकर देश का हित किसमें है। देश का हित यदि जनसंख्या के नियंत्रण में है तो जनसंख्या नियंत्रण करना है। देश का हित यदि ओलंपिक्स में मेडल लाने में है तो ओलंपिक्स में मेडल लाना है। अभी भाई बोल रहे थे हमारे कि ये करना चाहिए वो करना चाहिए, तो ये सब कुछ किया जा रहा है एक साथ। न्यू एजुकेशन पॉलिसी पे भी काम किया जा रहा है, एमएसएमई की ग्रोथ के लिए भी काम किया जा रहा है, हाईवेज और मोटरवेज का जो विस्तार करना है उस पर भी काम किया जा रहा है, जहाजरानी पे भी काम किया जा रहा है। लेकिन साथ में ये भी चल रहा है। तो ऐसा नहीं कर सकते कि पिक एंड चूज कि हमने इसको पिक कर लिया चेरी पिकिंग की तरह और बाकी सब चीजों को छोड़ दिया। आपको सब चीजों को एक साथ क्लब करके करना है, तभी हिंदुस्तान का संपूर्ण विकास हो सकता है और भारत माता को परम वैभव पे ले जाया जा सकता है। चलिए राम पांडे जी, एक आपकी प्रतिक्रिया और चाहिए, समय कम है, 1 मिनट में। देखिए, मोहन भागवत तो इनके सर्वे सर्वा हैं। वो कहते हैं खूब बच्चे पैदा करो, और विश्व हिंदू परिषद ने तो अभी कल ही बोला है कि नहीं, जितनी मर्जी चाहो बच्चे पैदा करो। तो ये है कि इनको उनका भी मतलब इनकी पार्टी के लोग ही उस बात को कर रहे हैं। और जो मैंने सारे पॉइंट उठाए वो ऑथेंटिक उठाए। और इन्होंने जो कहा है, मैंने कहा भाई कि आपने बुलेट ट्रेन अभी तक कंप्लीट क्यों नहीं की। ये कह रहे हैं हमने वो कर दिया। शुरू करने से नहीं होता है, आपने परिणाम क्या दिया है। इनसे जब भी बात करो, हमने ये शुरू कर दिया, इसका भूमि पूजन कर दिया। भाई एक ही जगह का ये 10 बार भूमि पूजन कर देते हैं, एक रोड का 10 बार भूमि पूजन कर देते हैं, एक तालाब का 10 बार भूमि पूजन कर देते हैं। और बुलेट ट्रेन का तो वहां के प्रधानमंत्री को, जापान के प्रधानमंत्री को बुलाकर इन्होंने काम किया था। जब बुलेट ट्रेन एक इनका ड्रीम प्रोजेक्ट था, बड़ा प्रोजेक्ट था, जब उस काम को ये कंप्लीट नहीं कर पा रहे हैं, इसका मतलब ये सारी चीजों में झूठ बोल रहे हैं। और बनारस में जो पुल बना था, एक बना था जैसे तैसे, उसके नीचे जैसे ही जब बन रहा था वो टूट के गिर गया, सैकड़ों लोग मर गए थे। तो मोदी जी क्या कहते हैं, 0 टॉलरेंस। जबकि वहां हुआ क्या, 100% एक्सेप्टेंस, मतलब 100% भ्रष्टाचार इस सरकार में स्वीकार है। तो चलिए बहुत बहुत शुक्रिया दोनों मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए इस खास कार्यक्रम में महत्वपूर्ण बहस पर। लेकिन सबसे बड़ी बात यही है कि जनसंख्या कानून को लेकर उत्तर प्रदेश में तैयारी हो चुकी है, उत्तर प्रदेश में लागू हो चुका है, असम तैयारी कर रहा है और अब मध्य प्रदेश में इसकी शुभ गुवाहट होने लगी है और इसको लेकर राजनीति भी होने लगी है। लेकिन अब देखना होगा कि सरकार कितनी जल्दी और किस तरह से इसे पास करती है, कानून के रूप में लाती है। फिलहाल इस खास कार्यक्रम में इतना ही। ताज़ा तरीन खबरों के लिए बने रहिए स्वदेश के साथ।